नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 74 का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, जो आज की इस क्लास का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो आर.के. बीजापुर है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है ना, किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो आप इस वर्ड पे फोकस करो, बीजापुर। तो बीजापुर से अपने को याद रखना बीजा, बीजा से अपने को वर्ड याद रखना है क्या, बाजा। और बाजे को अपन क्या बोलते हैं, बाजे को ही तो अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, हारमोनियम। तो अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है कि आर.के. बीजापुर का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो उनका संबंध है हारमोनियम से। किससे? हारमोनियम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन की थोड़ा सा लैंग्वेज ध्यान से देखना, ऊपर और नीचे अलग से, है ना। देखो, जब भी मनी की क्या होती है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। जो मनी की स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है ना, जब मुद्रा की, है ना, एक तरीके से बोलूं, मुद्रा की आप एक तरीके से मानो एक इनफाइनाइट जब डिमांड होती है, जब मुद्रा की कुछ बहुतात्मिक तरीके से अपने को क्या डिमांड देखने को मिलती है, तो उस वक्त ब्याज के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वो सही होगा आपका। तो उसके लिए मैं आपको पहले दो वर्ड बताऊंगा। एक वर्ड होता है आपका इलास्टिक। कौन सा वर्ड होता है? इलास्टिक। और एक वर्ड होता है इकोनॉमिक्स में आपका कौन सा? इनइलास्टिक। तो हमेशा अपने को याद रखना है, इलास्टिक मतलब हिंदी में तो क्या बोलते हैं, लोचदार। इनइलास्टिक मतलब बेलोचदार। इकोनॉमिक्स में इलास्टिक का तब आप सेंस यूज करोगे चाहे कहीं भी, डिमांड में हो चाहे सप्लाई में हो, कहीं भी हो। इलास्टिक का मतलब जब चीजों में चेंज आए, जब चीजों में चेंज आए, ठीक है। और जब आप देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे कोई चीज घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, उससे आप पर्टिकुलर जिस चीज की बात कर रहे हो उसके ऊपर कोई चेंज ना आए, उसके ऊपर कोई चेंज ना आए, तब मैं बोलूंगा वो चीज कैसी है, आपकी इनइलास्टिक है। तो जब परिवर्तन देखने को मिले तब तो कर दो इलास्टिक, जब परिवर्तन ना देखने को मिले तब आप कर दो इनइलास्टिक, बोले तो बेलोचदार। तो एक्चुअल में जब मनी की ऑब्वियस सी बात है डिमांड ज्यादा होगी मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है उस वक्त रेट पर भी ऑब्वियस सी बात है फर्क पड़ेगा और रेट में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, है ना। तो इस वक्त मैं बोलूंगा कि इस टाइम क्या होगा बताओ, जो ब्याज होगा, जो इंटरेस्ट होगा, वो कैसी होगी, लोचदार होगी। उस वक्त मैं बोलूंगा जब मनी की स्पेकुलेटिव डिमांड होगी मार्केट के अंदर, उस वक्त हम देखेंगे कि जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट कैसा होगा दोस्तों, इंटरेस्ट उस वक्त इलास्टिक होगा, बोले तो लोचदार होगा, बोले तो चेंजेबल होगा। तो इसमें स्पेकुलेटिव डिमांड से रिलेटेड ओनली आपका स्टेटमेंट नंबर सेकंड आपका क्या सही है, तो इसका उत्तर होगा ओनली सेकंड। क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है। देखो, इसकी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, पता नहीं क्या ही कहना चाह रहा है। इसका थोड़ा इंग्लिश पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। इसकी हिंदी थोड़ी सी जबरदस्ती कुछ अजीब सी बना दी है, इसकी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सेबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, इसका क्या सेंस होता है वो समझो। ऑब्वियस सी बात है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना भी है, मौलिक अधिकार भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको अपन डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, और मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों, इसमें से हमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से जो जो चीज़ हमें संविधान के थ्रू मिली हुई है उसमें से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको मानना, जिसको फॉलो करना एकदम कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है। समझ लो ना, उनको तो फॉलो करना ही करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, तो वो होगा आपका मौलिक अधिकार, बोले तो फंडामेंटल राइट्स। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक चैप्टर नंबर 3 के अंदर, भाग 3 के अंदर संविधान के अंदर आपने पढ़ा होगा, हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। उसमें से जैसे हमें समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी हमें अधिकार दिए हुए हैं, इवन गवर्नमेंट भी अगर हमारे उन अधिकारों का उल्लंघन करती है, वायलेशन करती है, तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकते हैं। कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। फाइनली कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। गार्जियन कौन है हमारे मौलिक अधिकारों का? सुप्रीम कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, क्या कि मौलिक अधिकारों को मानना जरूरी है, चाहे आपको जचे और चाहे ना जचे। ना आपका कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है या हनन कर सकता है, ना सरकारों में इतना दम है कि वो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे। और इवन व्यक्ति के खुद के अंदर भी, है ना, खुद को भी ये राइट नहीं है कि वो अपने मौलिक अधिकारों का करे, क्या करे, हनन करे। तो मौलिक अधिकारों को तो मानना ही मानना है। इनका नेचर कैसा है, एग्जाम ये मतलब पूछना ही चाह रहा है कि ये बाय नेचर, प्रकृति में मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, तो इनफोर्सेबल होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। अगर हिंदी में पर्टिकुलर वर्ड बोलूं तो एक्चुअल में मौलिक अधिकार कैसे होते हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार बाध्यकारी, इनको तो फॉलो करना ही करना होता है, ये एक नेचर है, ठीक है। जबकि डीपीएसपी में क्या, आर्टिकल 36 से लेकर जो 51 तक है, जितनी भी चीजें दी गई है उसमें केवल सरकारों को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको केवल एक एडवाइस किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एक सलाह दी जा रही है, अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना तो बढ़िया होगा।
जैसे जैसे अगर अपन देखते हैं कि 47 है ना, आर्टिकल 47 के तहत बोला एक राज्य को कि आप अपने राज्य के अंदर शराब को क्या करो, बैन करो, ये थोड़ा सही रहेगा। लेकिन क्या सभी सरकारों ने, राज्य सरकारों ने अपने इलाके में क्या शराब बैन कर रखी है? नहीं, तो वो केवल क्या दी, एडवाइस, कंपल्सरी नहीं किया ना। इसका मतलब डीपीएसपी में बाय नेचर कंपल्सरी नहीं होते, वो बाध्यकारी नहीं, वो एनफोर्सेबल नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें पूछना चाह रहा था। तो बताओ इसमें से कौन है जिनकी प्रकृति, जिनका नेचर एकदम फॉलो करना ही करना होता है? वो होते हैं दोस्तों मौलिक अधिकार। आओ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि इनमें से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांशतः लोहा और इस्पात उद्योग देखने को मिलता है? इस्पात बोले तो स्टील, इस्पात बोले तो दोस्तों स्टील, तो लोहा और इस्पात दोस्तों भारत के किस क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है? तो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार दोस्तों वो इलाका है जिसमें आपका झारखंड वाला कुछ हिस्सा आ गया है ना, झारखंड का काफी सारा हिस्सा आ गया, ऊपर से बंगाल का नीचे वाला थोड़ा सा कुछ हिस्सा आ गया, थोड़ा बहुत उड़ीसा का इधर से हिस्सा आ गया, आपका छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आ गया। ठीक है, ये पूरा जो इलाका है, पूरा बेल्ट है, यहाँ पर जो पठारी इलाका है, पठार समझते हो, प्लेटू है ना, जो जमीन से थोड़े ऊंचे होते हैं और थोड़े से प्लेन टाइप होते हैं, पठार होते हैं ना, प्लेटू, तो वो जो होते हैं दोस्तों, तो उसी में से एक अपन इंडिया के जब पठार पढ़ते हैं उसमें से एक है छोटा नागपुर का पठार। कंफ्यूज मत हो ना, नागपुर तो कहां पर है? महाराष्ट्र में, जबकि छोटा नागपुर के पठार का महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, ये इस बेल्ट में पाया जाता है। और इसी बेल्ट में अपन देखते हैं, चाहे भिलाई इस्पात कारखाना हो, भिलाई कहां पर है दोस्तों? भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है ना, चाहे राउरकेला कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर है ना। उसके अलावा अगर आपसे बोले दुर्गापुर का स्टील प्लांट कहां पर है? बंगाल के अंदर है ना। तो इस तरीके से आपको बोकारो कहां पर है? झारखंड के अंदर है। तो ये जितने भी स्टील प्लांट है ना, जितने भी स्टील प्लांट है, ये अगर पूछे कौन सा पठारी क्षेत्र है तो दोस्तों वो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसमें से वो कौन सी जगह है दोस्तों जो वाइल्ड एस के लिए फेमस है या उसके लिए जानी जाती है? वाइल्ड एस बोले तो जंगली गधा। ये इसने वन्य घुड़गर, पता नहीं अजीब सा लिख दिया है नाम, पता नहीं कुछ ज्यादा हिंदी कर दी इसकी, जबकि इतनी हिंदी करने की जरूरत नहीं। वाइल्ड एस दोस्तों क्या होता है? आपका जंगली गधा। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखा होगा कि कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों जंगली गधे के लिए या उसके संरक्षण के लिए जाना जाता है दोस्तों? तो वो है आपका कच्छ का रण। कच्छ का रण दोस्तों जो गुजरात वाला है वो है ना, जो गुजरात वाला कच्छ का रण है दोस्तों, वो जंगली गधे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। डन है? ओके, नेक्स्ट आगे देखो। इसके बाद अगर अपन बात करें, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? इसमें बोला इकोनॉमिक्स में कौन सा जो एक मनी का जो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो उसका एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, उसका पार्ट नहीं है। तो मनी का जो दोस्तों फ्लो कॉन्सेप्ट होता है उसमें जो कोई भी इकोनॉमिक्स में कोई भी जो एक वैल्यू की चीज होती है ना, उसमें दोस्तों उसको हम इधर से उधर भेजें, मतलब एक तरीके से मैं कहना चाहता हूं क्या, आप फिजिकली चीजों को छोड़ो, जनरली कोई प्रॉफिट हुआ या कोई इनकम हुआ जिसको अपन इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उसका जो फ्लो करते हैं उसी को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं प्रवाह अवधारणा, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो उसमें से जो कारखाने की जो फिजिकल मशीन्स है उसका कोई पर्टिकुलर लेना देना नहीं है, तो इसका ये पार्ट नहीं। कौन? किसी कारखाने में प्रयुक्त मशीनों की संख्या, नंबर्स ऑफ मशीन्स यूज्ड इन फैक्ट्री। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी इज कॉमनली कॉल्ड, है ना, जो इंपोर्ट जो आपकी सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटेजी है उसको जनरली हम इस नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो पहले तो आयात प्रतिस्थापन होता क्या है, पहले तो आपको इसका मतलब समझना जरूरी है दोस्तों। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है, जैसे आप समझने की कोशिश करो, हम जैसे माना समझने की कोशिश करो, हम जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ 100 करोड़ की चीज है ना, हम 100 करोड़ की चीज हम क्या कर रहे हैं, हम 100 करोड़ की चीज चाइना को क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ से जितनी चीजें भेज रहे हैं, जैसे माना उसकी वैल्यू कितनी है 100 करोड़ की, तो हम 100 करोड़ का तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको दोस्तों, निर्यात कर रहे हैं, किसको, चाइना को। जबकि पता चला दोस्तों हम वहां से 150 करोड़, कितना, 150 करोड़ की वैल्यू की दोस्तों चीजें वहां से चाइना से मंगवाते हैं, मतलब हम 150 करोड़ का क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा नेट क्या है बताओ, आपका नेट एक्सपोर्ट तो हमारा क्या जा रहा है, माइनस में, क्योंकि एकदम शुद्ध रूप से हमने कितना एक्सपोर्ट किया था, शुद्ध रूप से क्या किया, 100 करोड़ का भेजा, लेकिन 150 करोड़ की बात से चीजें मंगा ली, इसका हम नेगेटिव में चल रहे हैं, कितना दोस्तों, 50 करोड़। तो हम कुछ इतना प्रोडक्शन करें या हमारी चीजों को इतना अच्छा बनाए कि और ज्यादा हम, जैसे चाइना, जैसे मैं पर्टिकुलर एक देश का भी एग्जांपल लिया है, तो हम और ज्यादा चाइना को भेज सके, ताकि हमारा निर्यात तो बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए और इंपोर्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो दोस्तों कुछ ऐसा करें कि हमारा क्या करें, कुछ ऐसा करें कि एक्सपोर्ट से ज्यादा जब हमारा क्या हो जाए बताओ, इंपोर्ट हो जाए, हम इतना कुछ इंपोर्ट बनाने की कोशिश करें। तो इसी टर्म्स को बोलते हैं दोस्तों आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। समझ रहे हो? मतलब हम क्या करें दोस्तों, हम क्या करें, है ना, आयात को तो क्या करना शुरू कर दे दोस्तों, कम, और एक्सपोर्ट को क्या कर दे, उसकी जगह पर बढ़ाना शुरू कर दे। तो मैं बोलूंगा हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट, और उसकी जगह ज्यादा क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट। ऐसा अगर हम करते हैं तो इसी को बोलते हैं दोस्तों इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हमने इंपोर्ट को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, किससे, एक्सपोर्ट से।
ठीक है, तो अब आप जरा समझो। तो फिर बोला इसमें से हम इसको किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों इसी को अपन कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। ये हमारी एक इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी होती है, इसी को अंतर्मुखी व्यापार रणनीति भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को क्या करें दोस्तों, बढ़ाया जाए। बात आई समझ में? ओके, नेक्स्ट अगला देखो। इनमें से कौन से अरुणाचल प्रदेश की है ना आदि जनजाति द्वारा की जाने वाली एक नृत्य शैली है? ठीक है, तो उनके द्वारा की जाने वाली जो नृत्य शैली दोस्तों उसका नाम है तापू। तो याद रखना तापू का संबंध किससे दोस्तों, तापू का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। किससे है? तापू का संबंध अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। एक कानून है जिसका नाम है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, जिसे 21 अप्रैल 2018 को लागू किया गया था। ठीक है, को किस क्षेत्र सीमा तक विस्तारित किया गया है? क्या मतलब इसका समझो। एक्चुअली में क्या होता था, आप सुनते तो बहुत सारे लोग यहाँ पर है ना बैंकों से लोन लेके या कुछ है ना एक धोखाधड़ी करके खूब सारे पैसे लेके और विदेश क्या होते थे, भाग जाते थे। तो उसके कानून के तहत आप जानते हो, बताओ, फिर ऐसे लोगों पर रोक लगे, ऐसे लोगों पर हम कंट्रोल कर सके, इसके लिए दोस्तों ऐसे लोगों को भगोड़ा होने से रोके, इसके लिए हमने ये कानून लगाया। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसकी परिधि कहाँ कहाँ तक है, तो इसकी परिधि संपूर्ण भारत तक है। पूरे इंडिया के अंदर कोई भी, खास करके 100 करोड़, इसमें जो डेटा है वो ये है कि 100 करोड़ है उससे ज्यादा का कोई आर्थिक अपराध करके, समझ रहे हो ना, कोई चोरी करना है या बैंक से पैसे लेकर वापस उसको ना चुकाना, इस तरह का अपराध करके दोस्तों अगर बाहर जाता है तो बाहर जाने से उसको रोके, उसके लिए जो कानून बनाया गया है वही ये कानून है। और ये कानून कहाँ तक लागू, तो ये पर्टिकुलर गुजरात या महाराष्ट्र या केवल इनके लिए थोड़ी दोस्तों, ये कानून संपूर्ण भारत के लिए है। तो संपूर्ण भारत के अंदर कोई ऐसा करेगा तो उस संपूर्ण भारत की परिधि में यह कानून लागू होगा। नेक्स्ट अगला देखो। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, जो अपन पढ़ते हैं डीपीएसपी पढ़ते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से कहां तक है? आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है। ये सारे के सारे आर्टिकल सरकारों को सलाह देते हैं, हर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, कि आपको कैसे शासन करना है। तो उसी में से एक आर्टिकल दोस्तों 42 है। आर्टिकल 42 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 42 कहता है, क्या कहता है आर्टिकल दोस्तों 42 कहता है कि जितने भी हमारे यहाँ पर ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो उसके बाद उस बच्चे के पोषण और अच्छा विकास हो उसके लिए, और माँ भी, माँ का शरीर भी वापस सही तरीके से व्यवस्थित हो जाए, माँ को भी प्रॉपर वापस उस दौरान अच्छा पोषण मिले, तो इसके लिए उस माँ को क्या दिया जाएगा दोस्तों, उस बच्चे के उसकी देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश, बोले तो मैटरनिटी लीव दी जाएगी। ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 42 में ही सलाह दे देगी हर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। ये बोला गया था, देखो कि आपके क्षेत्र के अंदर जितनी भी ऐसी महिलाएं हैं, अगर वो कामकाजी महिलाएं हैं और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, तो उस दौरान उसको क्या दिया जाए दोस्तों, अवकाश दिया जाए। और इसी बिहाव पर दोस्तों हर सरकार ने अपना अपना कानून बना रखा है। कोई साल भर की छुट्टी देता है, कोई 2-2 साल की छुट्टी देता है विद सैलरी आपको मिलती रहेगी और साल में आपको साथ में आपको छुट्टी दी जाती है। जैसे केंद्र सरकार का शायद इसमें 2 साल की छुट्टी मिलती है आपके पहले बच्चे के जन्म के बाद में आपको उसके देखभाल और उसके विकास के लिए। तो ये बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लिख दी गई थी कि ऐसे इस तरह से आपको करना है। तो ये वाली बात कौन सा आर्टिकल में लिखी गई थी दोस्तों? आर्टिकल 42 में। जबकि आप देखोगे 43 क्या कहता है? 43 कहता है जितने भी हमारे छोटे इंडस्ट्रीज है, जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, उनका भी विकास करो। तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना, छोटे उद्योगों के, लघु उद्योगों के विकास की बात करता है दोस्तों कौन सा? आर्टिकल 43। ये सारे डीपीएसपी के अंदर आते हैं। 44 तो आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के पूरे भारत में ऐसा नहीं कि इस धर्म के लिए अलग कानून लागू होंगे, इस धर्म के लिए अलग कानून लागू होंगे। पूरे भारत के लिए एक ही कानून होना चाहिए। जो आजकल आपको पता है डिबेटेबल है, टॉपिक चल भी रहा है, अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो फ्यूचर में सोच रही है कि इस तरीके से यूसीसी लागू किया जाए। काबल लोग सब क्यों ऐसा होता तो है, पूरे देश में सभी लोगों के लिए एक ही तो कानून है, नहीं हर जगह कहाँ है, हर टॉपिक पे आप देखो। जैसे शादी के लिए हमारे हिंदुओं में अलग कानून चलता है, हिंदू जो आपका मैरिज लॉ है, मुसलमानों का अलग से सरिया कानून चलता है, उनका वो अलग है। तो कई ऐसे टॉपिक है जिन पर अलग अलग धर्म के हिसाब से लोगों के अपने अपने अलग अलग क्या बताओ धर्म के हिसाब से कानून है। तो ऐसा ना कर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया था आर्टिकल 44 में कि पूरे देश के लिए, संपूर्ण देश के लिए कानून क्या होना चाहिए दोस्तों? एक होना चाहिए, जिसको अभी है का अभी नहीं है, फ्यूचर में ऐसा किए जाने की कोशिश जारी है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र आर्टिकल किसमें बताओ? 44 में। तो आप देखते हो ना 4 दोस्तों क्या सेम है क्या? तो याद रखना, इस हिसाब से याद रखना, बताओ क्या सेम, पूरे देश के लिए एक सेम कानून होना चाहिए। तो समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। 43 बात करता है छोटे उद्योगों के विकास की। 45 बात करता है दोस्तों क्या, कैसे जितने भी बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 5 साल से भी क्या है कम है, उनके विकास या उनकी एजुकेशन, जो प्रारंभिक शिक्षा होती है, प्री एलिमेंट्री एजुकेशन। वैसे तो बच्चे की स्कूल कहाँ से शुरू हो रही है? 5 साल के बाद से, है ना, लेकिन उससे पहले भी बच्चों को बेसिक कुछ शिक्षा मिले, उसकी कुछ देखभाल हो, उसके लिए जिक्र किया गया आर्टिकल किसके अंदर दोस्तों? 45 में। तो ये मैंने मोटा मोटी आपको सारे आर्टिकल बता दिए जो इस ऑप्शन के अंदर दे रखे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों?
अगला ये है कि इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों वो सही है ना, कौन सा कथन है वो सही है। तो हायर इन्फ्लेशन मींस लोअर रियल जीडीपी, है ना। तो उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यदि अन्य कारक क्या हो दोस्तों, अन्य कारक दोस्तों क्या हो, समान हो, है ना। ये पता नहीं क्या ही लिखा है, सेटरेसिस पेरिबस, यहाँ आप मान के चलना क्या बताओ, इसका लिटरली मीन क्या है दोस्तों, इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो अब देखो क्या मतलब है इसका, देखो कहना क्या चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो उच्च मुद्रास्फीति देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है क्लास में, है ना, मतलब जब मॉक टेस्ट सॉल्व किए उस हिसाब से जितना मैंने आपको कई बार इन्फ्लेशन का जब क्वेश्चन आया है तब मैंने आपको समझाया है कि आप इन्फ्लेशन का मतलब ही आम भाषा में मान के चलो महंगाई बोलो, बस आप इतना समझो, आम भाषा में मान के चलो इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है, महंगाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब महंगाई होती है तो इस दौरान क्या होता है, लोगों की खरीदने की जो पावर होती है वो दोस्तों क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको इकोनॉमिक्स की दुनिया में इंग्लिश में बोलते हैं परचेजिंग पावर। बोलो क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। तो अब आपको पता है कि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब आप खुद बताओ, जब इन्फ्लेशन हाई होगी, महंगाई होगी, तो लोगों की जो खरीदने की शक्ति होगी, हिंदी में बोले तो जो क्रय शक्ति होगी, वो क्या हो जाएगी, कम। अब आप थोड़ी सी बुद्धि एक और लगाओ, जब लोगों की खरीदने की ही शक्ति कम हो जाएगी तो बेचारे जो उद्योग जो आपके प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केट में वस्तुएं लेके आ रहे हैं, उसको खरीदेगा कौन, तो वो नहीं खरीदेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो नहीं खरीदेंगे तो फिर उन उद्योग मालिकों को लगेगा हमारी चीजें बिक ही नहीं रही है, तो वो भी कम बनाना बेचारा शुरू करेंगे। तो वो अगर कम बनाना शुरू करेगा या जो बना दिया वो उसको बिक नहीं रही है, तो फिर बताओ मार्केट में मनी कैसे ज्यादा आएगी, उन लोगों के पास मनी नहीं आएगी, और उन लोगों के पास अगर मनी ज्यादा नहीं आई तो फिर नेशनल इनकम में भी क्या आएगी, कमी। मतलब कुल मिला के जीडीपी में भी क्या आएगी दोस्तों, जीडीपी में भी क्या आएगी दोस्तों, जीडीपी में भी क्या आएगी, कमी आएगी। हमारी जो इनकम होती है बेसिकली उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, जीडीपी वगैरह में बोलते हैं। तो हमारी जो टोटल इनकम है उसमें भी क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। बिल्कुल यही बात ये बोलना चाह रहा है कि अगर हायर इन्फ्लेशन होगा तो मींस हमारी जो रियल जीडीपी होगी वो क्या हो जाएगी दोस्तों, लोअर हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल एकदम क्या है दोस्तों, सही है। अरे बात आई समझ में, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई ज्यादा हो तो लोगों की खरीदने की शक्ति कम, लोगों की खरीदने की शक्ति कम तो बेचारे जो मार्केट में चीजें आ गई उनको खरीदेगा कोई नहीं, उनको कोई नहीं खरीदेगा तो फिर ऑब्वियस बात हमारी जीडीपी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यही बात ये कहना चाह रहा है। तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या दोस्तों, सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्राइस इंडेक्स इज 200 इफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी आर द सेम, नहीं ये स्टेटमेंट को लेना देना नहीं इसका। तो ओनली स्टेटमेंट जो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका ओनली जो आपका स्टेटमेंट नंबर कौन सा है, फर्स्ट है, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ओनली जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है आपका वो इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है आपका केवल ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डन, अवश्य ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, इसमें से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था। ये भी क्वेश्चन की एक्चुअल लैंग्वेज गलत है। इनमें से देखे तो अलग बात है, फिर भले मध्य प्रदेश कर दे, बाकी लिटरली जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो बात क्या है, एक्चुअल में समझने की कोशिश करना जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो एक बार देखो समझो, यहाँ पर ये एक गांव है जिसमें कितने लोग रहते हैं दोस्तों, 100 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं दोस्तों, 100 लोग रहते हैं। ठीक है, ये गांव है जिसमें लोग कितने रहते हैं दोस्तों, ये गांव है जिसमें 100 लोग रहते हैं। इसमें से पता चला आपके 28 लोग कौन से कैटेगरी के दोस्तों, एसटी कैटेगरी के। कौन सी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के। समझो, ये एक दूसरा गांव है, ये बी गांव है, ये ए गांव है। इस गांव में भी 100 लोग हैं, लेकिन अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, इस गांव में 100 नहीं, एक समझने की कोशिश करो। इस गांव में पता चला, जो बी गांव है इसमें पता चला आपके, है ना, 50 लोग हैं दोस्तों। कितने लोग हैं दोस्तों, इस गांव में 50 लोग हैं। ठीक है, डन है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, इस 50 में से पता चला 25 लोग दोस्तों कौन सी कैटेगरी के हैं, 25 लोग हैं दोस्तों एसटी कैटेगरी के। कौन सी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ए और बी दोनों गांव की अगर मैं तुलना करूं तो जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों एसटी कैटेगरी के लोग ज्यादा किसमें हैं, है ना, एसटी कैटेगरी के लोग मैक्सिमम किसमें, तो आप बोलोगे सर ए में, वहां 28 है, यहाँ केवल 25 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज के हिसाब से बताओ एसटी कैटेगरी के लोग मैक्सिमम इन दोनों गांवों में कहां पर है, तो आप उत्तर बोलोगे बी। क्यों, क्योंकि ये 100 का 28 मतलब केवल कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 28% ही हुआ। जबकि ये 50 का 25% है, मतलब समझ रहे हो, ये वास्तव में परसेंटेज कितना हो गया, 50। तो इसका मतलब परसेंटेज के हिसाब से इस गांव में 50% एसटी कैटेगरी के, जबकि यहां पर केवल 28% ही लोग एसटी कैटेगरी के। तो परसेंटेज के हिसाब से मैक्सिमम कहां पर है दोस्तों, बी में। तो मेरी कुछ बात आ रही समझ में, जब परसेंटेज की बात हो तो टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज निकाल के देखो, जब जनसंख्या की बात हो सिर्फ हम संख्या देखेंगे। तो अब देखो क्या है क्या नहीं है क्वेश्चन। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये याद रखना,
2011 के जब भी आपसे जनगणना का ये चीज पूछ ले आज के बाद हमेशा याद रखना। क्या याद रखोगे? 2011 की जनगणना में आपको पहले तो अगर मैं बात बताऊं एसटी कैटेगरी की, है ना, एसटी, और फिर बताता हूं एससी की। अगर आपसे पूछे एसटी, जनसंख्या के हिसाब से एसटी कैटेगरी के लोग भारत में सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? पॉपुलेशन के हिसाब से, है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों, तो वो रहते हैं एमपी में। कहां रहते हैं? एमपी में। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों, परसेंटेज के हिसाब से एसटी कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं लक्षद्वीप में। कहाँ रहते हैं? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप ऑप्शन में ना हो क्योंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो फर्स्ट नंबर पे तो लक्षद्वीप है। ऑप्शन में ना हो तो सेकंड नंबर पे कर देना दोस्तों, कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम में, लक्षद्वीप में लगभग 94.8% लोग, मतलब हर 100 में से 94.8 एसटी कैटेगरी का है, और मिजोरम में लगभग 94.4%। 94 दोस्तों कितना? 94.4% लोग हैं। ठीक है, ये अब आप एक बात बताओ, इसने एग्जामिनर ने अभी क्या पूछा था? परसेंटेज के हिसाब से, तो परसेंटेज के हिसाब से फिर मध्य प्रदेश नहीं था, परसेंटेज के हिसाब से तो उसको ऑप्शन में देना चाहिए था लक्षद्वीप, या फिर क्या देना चाहिए था? मिजोरम। मेरी बात आ रही समझो? हाँ, परसेंटेज ना बोलकर सिर्फ इतना बोलता कि सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी लोग जनसंख्या में, या सबसे ज्यादा एसटी कैटेगरी लोग कहां रहते हैं, तो उत्तर आता क्या? मध्य प्रदेश। सेम टू सेम वही कहानी अगर दोस्तों एससी की पूछ ले, किसकी पूछ ले? एससी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मध्य प्रदेश में अगर परसेंटेज के हिसाब से देखूं ना, तो लगभग वहां की टोटल पॉपुलेशन का 21% लोग, 21% लोग दोस्तों वहां की टोटल पॉपुलेशन का 21% लोग दोस्तों कौन सी कैटेगरी के हैं? एसटी कैटेगरी के है। तो समथिंग 1.25 करोड़ के आसपास है वहां की जितनी भी आबादी, उसका लगभग 6-7-8 करोड़ लगभग वहां की टोटल आबादी होगी, है ना, उसमें लगभग 21% लोग दोस्तों वहां पर, है ना, आपकी कौन सी कैटेगरी के? एसटी के। तो आबादी तो सब ज्यादा, 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग एसटी कैटेगरी के रह रहे हैं कहां पर? मध्य प्रदेश में। लेकिन वहां की कुल आबादी का परसेंटेज है मात्र कितना बना? 21। जबकि ये परसेंटेज चाहे कम ही लोग हो, लक्षद्वीप में लगभग 64-65 हजार लोग रहते हैं, लेकिन उस पर 95% ऑलमोस्ट वहां पर कौन सी कैटेगरी के? एसटी कैटेगरी के। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होगे मेरी बात क्या है, क्या कहानी नहीं। सेम वो कहानी अगर आपसे एससी कैटेगरी में पूछे, तो दोस्तों एससी कैटेगरी में अगर आपसे पूछे, तो अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे, जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो अलग उत्तर आएगा, परसेंटेज के हिसाब से पूछे दोस्तों तो अलग उत्तर आएगा। टोटल एससी कैटेगरी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां रहती है दोस्तों? तो यूपी में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एससी कैटेगरी, एससी याद रखना, एससी के लोग सबसे ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से देखें तो कहां रहते हैं? एससी कैटेगरी के लोग पंजाब में रहते हैं। कहां रहते हैं? पंजाब में। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से, अब सिर्फ अगर इन राज्यों की तुलना करें, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो फिर ठीक है, मध्य प्रदेश का परसेंटेज ज्यादा निकल सकता है, लेकिन ये लिटरली इस टाइप का क्वेश्चन आता ही नहीं। एक्चुअली इसने गलत पूछ रखा है कि किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति, ये क्या होता है? एसटी, जनजाति आ गया ना, जनजाति। एससी को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति। एसटी को क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति, ट्राइबल्स का प्रतिशत, बस यहां गड़बड़ कर रहा है प्रतिशत में, तो फिर इसको ऑप्शन में देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था? या तो लक्षद्वीप देना चाहिए था, और अगर लक्षद्वीप ना देती, केंद्र शासित प्रदेश ना देती, तो फिर उत्तर इसको ऑप्शन में देना चाहिए था क्या दोस्तों? मिजोरम। और या फिर इसको प्रतिशत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, फिर इसका उत्तर होता क्या होता? मध्य प्रदेश। लेकिन ठीक है, अभी फिलहाल अपन ने इसका मध्य प्रदेश उत्तर मान लिया। अरे क्लियर है क्या? तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। अभी अपन ने मजबूरी में इसका उत्तर क्या मान लिया है? मध्य प्रदेश उत्तर माना, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। गदर आंदोलन का मुख्यालय इनमें से किस स्थान पर था? दोस्तों अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो अपन एक पढ़ते हैं गदर मूवमेंट। तो आपको पता हो तो 1900 के बाद से एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, है ना, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हो, तो लगभग जो दोस्तों उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उसमें आपको पता है 3 देश मेनली पड़ते हैं। ऊपर की तरफ है कनाडा, कौन सा देश है? कनाडा। नीचे की तरफ जो देश है दोस्तों वो कौन सा है? यूएसए। और उससे भी नीचे की तरफ देश है वो आपका कौन सा है? मैक्सिको। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ एशिया से, इंडिया से बहुत सारे लोग दोस्तों, है ना, आज भी आप जानते हो कनाडा वगैरह खूब जाते हैं, तो कनाडा और कहाँ जाने लगे? यूएसए। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ 1900 के बाद की बात है। कई सारे ऐसे लोग थे दोस्तों जो कनाडा वगैरह वहाँ जाते थे और वहाँ पर रहे, और उन लोगों ने भी मिलकर सोचा क्यों ना हमें भारत की आज़ादी के लिए कुछ काम करना चाहिए, तो उसी में से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दोस्तों सोहन सिंह भाकना। बोलो क्या नाम था? जिनका नाम था सोहन सिंह भाकना, है ना, सोहन सिंह भाकना।
इन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक मूवमेंट चलाया, है ना, खास करके यूएसए और कनाडा के अंदर, है ना, जिसमें से इनके साथ में अगर मैं बोलूँ तो एक व्यक्ति और भी बड़ी फेमस है, लाला हरदयाल। क्या नाम है? लाला हरदयाल। तो इन सब के साथ मिलकर यूएसए और कनाडा में एक मूवमेंट चलाया भारत की आज़ादी के लिए। वहाँ पर कुछ अखबार वगैरह निकालते जैसे गदर पार्टी वगैरह के नाम से। तो इस तरीके से ये काम कर रहे थे वहाँ यूएसए और कनाडा में रहकर। पहले तो कुछ दिन तक कनाडा में क्या, लेकिन कनाडा में बाद में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो ये लोग आगे कहाँ आगे बताओ? यूएसए में। कहाँ आगे? यूएसए में। और यूएसए में दोस्तों एक शहर पड़ता है सैन फ्रांसिस्को। क्या? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूएसए में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ 1913 में इन लोगों ने मिलकर अपने गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक कार्यालय खोला। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। और यहाँ से अपना मूवमेंट चलाया जिसको अपन बोलते हैं गदर मूवमेंट, बोले तो गदर, है ना, गदर आंदोलन के नाम से। इन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर भी निकाला यहाँ से जिसका नाम था गदर पार्टी। एक न्यूज़पेपर भी निकाला दोस्तों जिसको अपन गदर पार्टी के नाम से भी जानते हैं। वो भी 1913 से, शायद नवंबर 1913 से इन्होंने निकाला था। तो हेडक्वार्टर कहाँ बनाया दोस्तों इन लोगों ने? सैन फ्रांसिस्को। कहाँ पर बनाया दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए किसके बारे में दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को के बारे में। बोलो क्लियर है क्या? तो ये एक छोटू सा पॉइंट है जो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होना चाहिए, क्या है क्या कहानी नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है क्या कहानी नहीं है इसके अंदर। ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो एक फैक्ट बता देता हूं, वैसे तो क्या है, छोटा सा फैक्ट ही है। एक फैक्ट बता देता हूं, वैसे तो ये वैसे अपन जानते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। सैन फ्रांसिस्को का जो सैन फ्रांसिस्को शहर है, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ क्या कहते हैं? वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। सिलिकॉन वैली का क्या मतलब होता है दोस्तों? सिलिकॉन वैली वो जगह होती है जहां पर आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत ज्यादा काम किया जाता है। जैसे भारत में दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? इंडिया की अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन वैली जहां आईटी सेक्टर का बहुत ज्यादा काम होता है दोस्तों, तो वो है बेंगलुरु। आप देख सकते हो जितने भी बड़ी बड़ी स्टार्टअप्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सबके हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलेंगे? बेंगलुरु में। ठीक है, कहां पर? बेंगलुरु में। तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, जबकि वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं? एक शहर को कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को। और यहीं पर गदर आंदोलन वालों का क्या था दोस्तों? हेडक्वार्टर था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? है ना, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में, है ना, मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो आओ देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये जो मनसबदारी व्यवस्था है, आप समझने की कोशिश करो। मनसबदारी जो व्यवस्था है, मनसबदारी जो सिस्टम है, ये पहली बात तो कुछ फैक्ट बता देता हूं। 1571 में, 1571 में किसने शुरू किया था दोस्तों? अकबर ने। अकबर ने क्या करता था? अकबर क्या करता था इस सिस्टम के तहत? जितने भी उसके वहां पर जितने भी दोस्तों ऑफिसर थे, जितने भी क्या थे दोस्तों? अधिकारी थे, है ना, जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारियों को, है ना, किस रैंक में, किस अधिकारी को क्या रैंक दी जाए, क्या उसको कौन सा, ये हायर ऑफिसर है, ये उससे लोअर ऑफिसर है, ये उससे लोअर ऑफिसर है, फिर उस हर अधिकारी को कितनी तनख्वाह दी जाए, तो वो तय किया जाता था कि इसको इतने मनसब दिए जाएंगे, इसको इतने मनसब दिए जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से जागीर दी जाएगी। जिसको ज्यादा दी जाती, ज्यादा जागीर या ज्यादा मनसब दिए जाते थे वो एक्चुअल में हायर ऑफिसर होता था, जिसको कम दिए जाते थे वो एक तरीके से लोअर ऑफिसर होता था। तो मनसबदारी व्यवस्था दोस्तों, जितने भी उसके ऑफिसर थे, है ना, जितने भी ऑफिसर थे उनको किस रैंक में और साथ में, है ना, क्या पे उनको दी जाएगी, उसके लिए जो एक व्यवस्था थी दोस्तों, उस व्यवस्था को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं दोस्तों? ये मुगलों का एक क्या था दोस्तों? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जिसके अंदर उसके किस अधिकारी को कितनी तनख्वाह दी जाएगी, है ना, वो जो व्यवस्था थी, वो उस व्यवस्था को बोलते हैं मनसबदारी व्यवस्था। और ये अकबर ने दोस्तों 1571 में क्या की थी? शुरू की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए एक सबसे अच्छा इंडिकेटर संकेतक माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा आपका फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। मैंने ऐसा क्यों बोला, इसका रीजन मैं आपको बताता हूं दोस्तों। ये एक ऐसा इंडेक्स होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसके अंदर 3 चीजों को हम देखते हैं और उन 3 चीजों के आधार पर हम हर कंट्री को कुछ नंबर देते हैं। उसके आधार पर बाद में तय करते हैं कि वास्तव में कौन सा देश कितना अच्छे तरीके से वहां के लोग जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। मेरी बात ध्यान से समझना।
लिटरली इसका मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का मतलब है किसी भी देश के लोगों की वहां की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है ना? वहां के लोगों की किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इस चीज का अगर आपको आकलन करना है तो आप उस देश का फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स निकालो। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स क्या बताता है, किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है, किसी भी देश की क्वालिटी ऑफ लाइफ बताता है। और इसके तहत अपन कितनी चीजों का आकलन करते हैं? तो दोस्तों किसी भी देश की इसके तहत 3 चीजों का आकलन किया जाता है। क्या? जिसमें से एक तो होता है वहां की लिटरेसी रेट। एक तो क्या होती है दोस्तों? वहां के लोगों की लिटरेसी रेट देखो, साक्षरता दर देखो। दूसरा देखा जाता है दोस्तों नवजात शिशु मृत्यु दर, कि वहां पर जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसके बाद वहां पर है ना कितने बच्चों की उसमें से क्या हो रही है दोस्तों? मृत्यु हो रही है। इसको इन्फेंट है ना मोर्टेलिटी रेट भी या फिर नियोनेट मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं। और तीसरा फैक्टर ये नहीं, तीसरा मैं आपको बताता हूं जो यहां पे लिखा हुआ नहीं है, वो है जीवन प्रत्याशा, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। कि जनरली वहां पर जितने भी लोग हैं वो उनकी जीवन की है ना अगर आयु देखें तो जनरली पर ऑन एन एवरेज कितने साल लोग जीते हैं? लाइक 60 साल, 65 साल, 70 या 75, इस तरीके से। आखिरी बार बोल रहा हूं, क्या है दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसमें यह देखा जाता है कि वहां के किसी भी देश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। और आप पता कैसे लगाते हो वहां के देशों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? तो इसके लिए आप 3 चीजों पर आप ध्यान देते हो। एक तो वहां के लोगों की लिटरेसी रेट, मतलब साक्षरता दर। दूसरा वहां पर नवजात मृत्यु दर। और तीसरा दोस्तों देखते हो वहां की जीवन प्रत्याशा, बोले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जनरली वहां पर लोग कितना जीते हैं। आओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लैक्टिटोल निम्न में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है ना? किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा दोस्तों प्राप्त होता है? आपने देखा होगा केमिस्ट्री में एक प्रोसेस अपन पढ़ते हैं जिसका नाम ही होता है दोस्तों क्या? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है दोस्तों? एक्चुअल में किसी भी चीज के अंदर दोस्तों, किसी भी चीज में, खास करके किसी भी चीज का क्या बोलूं एक तरीके से, जो अनसैचुरेटेड जो भी बॉन्ड होते हैं, मतलब समझ रहे हो ना, जो अनसैचुरेटेड, जो बेचारे तृप्त नहीं है, अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, एक तो तृप्त बॉन्ड है, मतलब कार्बन को जितने कार्बन बॉन्ड चाहिए, कार्बन पर कितने बॉन्ड होते हैं? जनरली 4 बॉन्ड होते हैं, अपन जानते हैं कितने बॉन्ड होते हैं बताओ? 4 बॉन्ड होते हैं। और सब जगह अगर उसको क्या मिल जाए? हाइड्रोजन मिल जाए, तो ये भी एकदम कैसा है? तृप्त है। कैसा है बताओ? तृप्त है। जैसे आगे बढ़ा यहां पर, है ना, यहां पर इसको अगर क्या मिल गया बताओ? हाइड्रोजन मिल गया, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसे तृप्त हो गया, धाप गया। लेकिन अगर इसमें से एक भी हाइड्रोजन मैं क्या कर लिया बताओ? छीन लिया, तो फिर अब कहीं ना कहीं तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर कार्बन से आपने हाइड्रोजन छीन लिया तो बेचारा ये तृप्त नहीं रहेगा, ये क्या रहेगा? भूखा रहेगा, अतृप्त रहेगा। तो जनरली क्या होता है? केमिस्ट्री कहती है, जनरली केमिस्ट्री क्या कहती है, अगर आप क्या करते हो अनसैचुरेटेड बॉन्ड में एडिशन करते हो, ऐड करते हो किसको? हाइड्रोजन को। किसी भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड में अगर आप एडिशन ऑफ क्या करते हो दोस्तों? हाइड्रोजन करते हो। हाइड्रोजन को क्या करते हो? जोड़ते हो। किसमें? किसी भी अनसैचुरेटेड असंतृप्त कोई भी जो बॉन्ड होते हैं, अगर आप उसमें से हाइड्रोजन को जोड़ दो, उसको वापस हाइड्रोजन दे दो, तो वो क्या हो जाएगा? तृप्त हो जाएगा। तो मैं बोला मैंने क्या किया? उसका हाइड्रोजनीकरण किया। किसी को हाइड्रोजन दिया, किसको? अरे भूखे को। एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन उसको पास पहले से जितना हाइड्रोजन चाहिए, जैसे हर कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए? जनरली बोलो जैसे 4, तो अगर कार्बन को 4 हाइड्रोजन मिले हुए हैं तो एकदम धापा हुआ है, बस तृप्त है। लेकिन अगर उसमें से मैंने एक हाइड्रोजन छीन लिया, अब बेचारा वो क्या है? अनसैचुरेटेड है। फिर उसको जब मैं एक हाइड्रोजन दूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने उसका क्या किया? हाइड्रोजनीकरण। तो बस किसी अतृप्त भूखे है ना, किसी भी भूखे अतृप्त है ना अनसैचुरेटेड बॉन्ड को अगर मैं हाइड्रोजन देता हूं तो मैं बोलूंगा उसका क्या किया? मैंने हाइड्रोजनीकरण। तो वैसे जब आप एक शुगर होती है दोस्तों, लैक्टोज शुगर। कौन सी शुगर होती है दोस्तों? लैक्टोज शुगर। कौन सी शुगर? लैक्टोज शुगर। जब आप इसका हाइड्रोजनीकरण करते हो, जब इसका क्या करते हो? हाइड्रोजनीकरण करते हो, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है दोस्तों, वो एक पदार्थ होता है जिसको अपन बोलते हैं लैक्टिटॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों? लैक्टिटॉल। और याद रखना, अपने आप कभी कोई चीज थोड़ी होगी। अब भाई एक बात बताओ, अपने आप जाकर हाइड्रोजन थोड़ी जुड़ जाएगा, किससे बताओ? इस अनसैचुरेटेड बॉन्ड से। तो कौन है दोस्तों जो मदद करता है, धक्का देता है कि ले हाइड्रोजन जा जुड़, उससे जाके क्या कर? जुड़। तो वो जो धक्का देता है दोस्तों, वो कहलाते हैं, अपन इकोनॉमिक्स की दुनिया में उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो खुद तो किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन किसी चीज को कुछ काम करने के लिए क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं। जैसे आपका एग्जाम, अब एग्जाम आप ही देखे होंगे, मैं थोड़ी देखे होंगे, आपको टीचर आपका थोड़ी दे आएगा। टीचर आपको क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मोटिवेट कर रहा है, आप उसमें आपकी हेल्प कर रहा है, उसको आपको क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। तो इस तरह से जो किसी भी प्रक्रिया में खुद भाग तो नहीं लेते हैं, जैसे मैं या कोई टीचर आपकी परीक्षा देने की प्रक्रिया में थोड़ी भाग लेगा, लेकिन उसको प्रभावित करेगा। तो बस ऐसी चीजों को साइंस की दुनिया में क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। जो खुद तो किसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस कैसे होगी उसको प्रभावित करते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो उनको बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कौन होता है हाइड्रोजनीकरण के अंदर? तो कई ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे निकेल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये कुछ होते हैं जो उत्प्रेरक का काम करते हैं, जो हाइड्रोजन को धकेलते हैं किसके पास? अनसैचुरेटेड बॉन्डों के पास। तो वैसे मैं जनरली बस बता रहा हूं, जब आप लैक्टोज शुगर का जब हाइड्रोजनीकरण करते हो तो उससे हमें जो प्राप्त होता है दोस्तों, वो होता है आपका लैक्टिटॉल।
ये एक्चुअल में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल तक क्योंकि हमने तो बनाया है, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जिसमें मीठापन तुलनात्मक रूप से कम होता है। सामान्य जो हमारी शुगर होती है उससे, जो सुक्रोज होती है उससे मीठापन थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। तो इसका इस्तेमाल बेकरी वगैरह में, जो डेयरी जो दूध डेयरी वगैरह होती है वहाँ पर इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लैक्टिटॉल का। नेक्स्ट आगे देखिए, अगला है टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? ये अपन ने पढ़ लिया थोड़े दिन पहले मॉक टेस्ट में, क्या याद आया? सुपर टैकल। तो वही तो होता है टैकल। बस कबड्डी 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 बोलता बंदा वहां चला जाए, उसको जो मेन लाइन है उसको छूने से पहले अगर अपन क्या कर दे, रोक दें, उसको वापस भेज दें। जैसा आपने देखा होगा इस तरीके से ये हो गया। फिर आपको पता है यहाँ पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7। यहीं पर जस्ट पास में भी एक लाइन होती है और यहाँ पर भी क्या होती है, लाइन होती है। तो यहाँ से अगर कोई बंदा गया और इधर भी 7 बंदे खड़े हैं, ठीक है, तो यहां से कोई बंदा गया तो ये जो जाता है, ये इस बंदे को क्या बोलते हैं? रेडर। ये यहां पे गया तो ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि इसको, इस पॉइंट को छूने, इस लाइन को भी। भाई हर यहां से जाने वाले बंदे की क्या कोशिश होती है? या तो इनमें से किसी को छू ले तो बहुत बढ़िया, अगर इनको कोई छूने पर एटलीस्ट इस लाइन को तो छू के आ जाए। अगर ये इस लाइन को छू के भी वापस आ गया ना, भले किसी को आदमी को ना छू, इस लाइन को भी छू के वापस आ गया तो इसको क्या मिल जाएगा? बोनस पॉइंट। लेकिन इनकी क्या कोशिश होगी? खुद को भी बचाना और इस आदमी को इस वाली लाइन, बीच वाली लाइन नहीं, मैं इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं, इस वाली लाइन तक भी ना पहुंचने दे। तो इस वाली लाइन तक ना पहुंचने दे, उससे पहले इसको लौटा दे, तो उनको जो पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं टैकल पॉइंट। और अगर इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने वाले व्यक्ति 3 या उससे क्या होता है, कम, तो फिर मैं बोलूंगा उस वक्त उसको क्या मिलता है? उसको कहते हैं कि इसने सुपर टैकल कर दिया। इन लोगों ने क्या कर दिया? सुपर टैकल कर दिया। और बाकी अगर इस लाइन से भी छूने से इस आदमी को रोक देते हैं, वापस भेज देते हैं, तो फिर अपन ने बोलेंगे कि इनको क्या मिला दोस्तों? टैकल पॉइंट। तो टैकल पॉइंट का संबंध दोस्तों किससे होता है? टैकल पॉइंट का संबंध होता है किससे? टैकल पॉइंट का संबंध होता है कबड्डी से। नेक्स्ट अगला देखो, जनवरी 2023 को नागरिक उड्डयन जो विमानन महानिदेशालय के अगले महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये तो अभी अब का क्वेश्चन नहीं, ये तो पुराना हो गया है। इसका उत्तर है विक्रमदेव दत्त। विक्रमदेव दत्त। विक्रमदेव दत्त पिछले साल की बात है, मार्च 2023 में, मार्च 2023 में जो हमारा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, जो विमान वगैरह उड़ना जो वगैरह होता है, जितना भी है फ्लाइट्स वगैरह, उन सबका मैनेजमेंट देखता है, उनके सबसे हाईएस्ट जो अफसर पद होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, वो किसको अपॉइंट किया गया था? तो पिछले साल दोस्तों मार्च 2023 में विक्रमदेव दत्त को अपॉइंट किया गया था। तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला देखो, स्टार्च का पता लगाने के लिए इसमें से कौन से टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है? स्टार्च आप जानते हो, स्टार्च क्या होता है? जब हम ग्लूकोज, किसको देखें दोस्तों? जब हम देखते हैं ग्लूकोज को, तो आपको पता पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं किसके रूप में? ग्लूकोज के रूप में। भाई पढ़ते आ रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में। तो सारा का सारा ग्लूकोज फिर यूज थोड़ी ले लेते हैं। जो ग्लूकोज ने, जो पेड़ पौधों ने ग्लूकोज यूज ले लिया वो तो ठीक है, पीछे जो ग्लूकोज बच जाता है, ग्लूकोज की ऐसी लंबी सी चेन को तो अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टार्च। तो स्टार्च कुछ नहीं, ग्लूकोज की एक लंबी सी क्या होती है? चेन। भाई अपन एक बात बताओ, पेड़ पौधे जब खाना बनाते हैं कौन सी प्रोसेस से? तो फोटोसिंथेसिस से। पेड़ पौधों का खाना किस रूप में बन के आता है? तो वो आता है ग्लूकोज के रूप में। तो ठीक है, खूब सारा ग्लूकोज बन गया। अब उन्होंने उसमें से जितना ग्लूकोज पेड़ ने यूज कर लिया वो ठीक है, वो यूज कर लिया। पीछे जो ग्लूकोज बच गया, उस ऐसी ग्लूकोज की लंबी सी चेन को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? स्टार्च। तो स्टार्च कुछ नहीं, एक लंबी सी चेन होती है किसकी? ग्लूकोज की। किसके अंदर? पेड़ पौधों में। अब किसी भी चीज में पेड़ पौधों से जो भी हम उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं उसमें स्टार्च होता है। हाँ होता ही है, फलों के अंदर खूब सारा, आलू के अंदर खूब सारा स्टार्च होता है। अब उसमें कितना स्टार्च है, क्या है, कहाँ नहीं, कितना क्या है, उसके लिए जो हम लैब में टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए हम एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है क्या? आयोडीन। जैसे आप आलू को काट के आयोडीन की ड्रॉप्स उस पर डालोगे कटे हुए आलू पर, तो आप जानते हो जहां जहां स्टार्च है वो ऐसा थोड़ा सा फूल जाएगा और काला काला सा हो जाएगा एकदम। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो इसका उत्तर होगा आयोडीन टेस्ट। किसका? आयोडीन टेस्ट का। नेक्स्ट आगे देखो, इनमें से कौन सा भारत में कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? तो 500 रुपए का करेंसी नोट तो होता ही है, 200 रुपए का करेंसी नोट होता ही है, और 20 रुपए का सिक्का भी है और 10 का सिक्का है। या कागजी मुद्रा नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलत लग गया, ये लैंग्वेज एकदम गलत है, कागजी मुद्रा नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअल में इंग्लिश में एक वर्ड होता है फिएट मनी। क्या वर्ड होता है दोस्तों? इंग्लिश में एक वर्ड होता है फिएट मनी। फिएट मनी को हिंदी में बोलते हैं इकोनॉमिक्स में आदेश मुद्रा। कौन सी मुद्रा? आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा का या फिएट मनी का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे गवर्नमेंट मतलब हमारे आरबीआई, क्योंकि नोट जारी करने का देखा तो आरबीआई के पास है गवर्नमेंट की परमिशन से, तो गवर्नमेंट की परमिशन से आरबीआई जो भी नोट या सिक्के कोई भी हो जो भी मार्केट में जारी करती है, जिसकी वैल्यू होती है, वो होती है आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? फिएट मनी। तो इसमें जितना फिएट मनी में सारे नोट भी आते हैं और सारे क्या आते हैं? सिक्के भी आते हैं, लेकिन चेक वगैरह इसके अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब
इसने ऑप्शन ही नीचे हिंदी में तो पूरा कवाड़ा कर रखा है, ऑप्शन थोड़ा एकदम गलत तरीके से दे रखे हैं। इंग्लिश में देखते हैं 500 रुपए का करेंसी नोट, हाँ ये बिल्कुल एक आदेश मुद्रा है, गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा जारी हुई मुद्रा है ना। तो फिएट मनी में आपके क्या कौन आते हैं दोस्तों, फिएट मनी में आपके नोट भी आते हैं और आपके कॉइन्स बोले तो क्या आते हैं, सिक्के, दोनों ही आते हैं। तो यहाँ तो 500 रुपए का सीधे सीधा नोट बोल रखा आएगा, 200 रुपए का बैंक चेक नहीं आएगा, बस ये लाइन यहाँ पर गड़बड़ कर रही है दोस्तों। तो एक्चुअल में इसका उत्तर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका उत्तर हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि चेक एक्चुअल में कोई भी फिएट मनी नहीं है, फिएट मनी में कौन आते हैं, नोट और आपके सिक्के आते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी 20 रुपए का सिक्का हाँ आएगा, 10 रुपए का सिक्का हाँ बिल्कुल फिएट मनी, तो ये तो सब फिएट मनी है, लेकिन ये 200 रुपए का चेक नहीं है। और इसने हिंदी वाला ऑप्शन में चेक कहीं वर्ड ही नहीं लिख रखा था। अगर ये होता 200 रुपए का नोट तो फिर तो सारे के सारे फिएट मनी है। तो हिंदी के हिसाब से इसने ऑप्शन ही गलत कर रखे हैं, तो ये सब बकवास है। और यहाँ हिंदी कागजी मुद्रा नहीं होता, कागजी मुद्रा का मतलब केवल क्या, कागजी हो गया, कागजी मुद्रा नहीं, इसको बोलते हैं आदेश मुद्रा। जो गवर्नमेंट के आदेश से आरबीआई जारी करती है, जो मार्केट में प्रचलन में मुद्रा होती है, उसको बोलते हैं आदेश मुद्रा या फिर फिएट मनी, जिसमें जितने भी नोट और जितने भी सिक्के चल रहे हैं प्रचलन में, वो सारे के सारे इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट अगला देखो, अगला है पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा। ये भी थोड़े दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट में आपको करवाया था दोस्तों। क्या मैंने कहा, एक तो जब एक्चुअल में ओलंपिक शुरू हुआ तब हमारा झंडा किसने उस परेड में उठाया, और जब एक ओलंपिक खत्म हुआ तब जो परेड होती है उसमें हमारा झंडा किसने उठाया। तो इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वजवाहक। क्या बोलते हैं दोस्तों, ध्वजवाहक, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैग बियरर। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लैग बियरर, फ्लैग बियरर। तो दोस्तों अगर फ्लैग बियरर की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, अगर अपन फ्लैग बियरर की बात करते हैं, तो फ्लैग बियरर के अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों जब ओपनिंग हुई थी, है ना, जब ओपनिंग हुई थी, जब उद्घाटन हुआ था ओलंपिक का, है ना, इस बार वाला पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है, तो हमारा झंडा किसने उठाया था दोस्तों, पीवी सिंधु ने। तो ये भी एक क्वेश्चन आ रखा, उस दिन उत्तर था पीवी सिंधु। आज का पूछा है हमें समापन, ये मैंने उस दिन भी बता दिया था, जब समापन हुआ, जब क्लोजिंग हुई, तो दोस्तों क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर दोस्तों हमारा झंडा किसने उठाया, तो मनु भाकर ने। मनु भाकर आप जानते हो, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने इस पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर शूटिंग के अंदर। नेक्स्ट अगला, तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मनु भाकर। इस बार पूछा समापन समारोह का, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगला यह है कि 33वें पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किस खेल को दर्शाया गया है। तो दोस्तों इस बार हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने एक डाक टिकट जारी किया था, उसमें से कुछ खेलों का चित्र उस डाक टिकट पे था। तो उसमें से दोस्तों जेवलिन थ्रो है, टेबल टेनिस भी आपको देखने को मिल जाएगा, सेलिंग, सेल क्या होता है दोस्तों, नाव, तो नाव चलाना, है ना, नाव, नौका दौड़, जो नौका दौड़ होती है तो उसका भी फोटो बना हुआ है, ठीक है, और हॉकी का भी फोटो बना हुआ है। तो उत्तर आएगा 1, 2, 3 और 6, 1, 2, 3, 6, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये मैं अभी आपको फोटो दिखा दूंगा, जैसे अगर यहाँ से भी दिख जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर दिख जाए तो। एक बार लास्ट में, पहले एक बार सॉल्यूशन कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको दिखा देता हूँ इसका क्या फोटो किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे से पता हो कि जब यूएसए ने, किसने, यूएसए ने किस पर, जापान पर, अपने को पता 2 परमाणु बम डाले थे, जापान पर 2 परमाणु बम डाले थे, है ना, 2 एटम बम डाले थे दोस्तों, अपन अच्छे से जानते हैं, न्यूक्लियर बम डाले थे, 2 एटम बम डाले थे। कौन सी तारीख को दोस्तों, तो एक तो डाला था 6 तारीख को और एक डाला था 9 तारीख को, 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को। साल कौन सा था दोस्तों, 1945। 6 अगस्त को तो डाला गया था दोस्तों जापान के जिस शहर पर, उसका तो नाम था हिरोशिमा, इसलिए दोस्तों 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। और 6 को पर दो 9 से याद रखना, नागासाकी, कभी कंफ्यूज हो कि 6 तारीख को हिरोशिमा था या 9 तारीख को हिरोशिमा था, तो 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों, नागासाकी। तो जापान के नागासाकी शहर पर दोस्तों एटम बम गिराया गया, कब, 9 अगस्त को। कब गिराया गया था, 9 अगस्त को। तो नागासाकी दिवस कब, 9 अगस्त को मनाया जाता है, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, 6 आपके अगस्त को। और उसमें एग्जैक्टली मैं बॉम्ब का नाम भी बता देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 6 अगस्त को दोस्तों जो बॉम्ब गिराया गया था, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था दोस्तों, उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है। 9 अगस्त को जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था दोस्तों फैटमैन, बैटमैन नहीं, क्या, फैटमैन। तो ये बॉम्ब का नाम भी मैंने आपको बता दिया, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो उत्तर क्या है, हिरोशिमा पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 6 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है दोस्तों क्या, उसके बाद है आपका असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, है ना। असम राइफल्स के 22वें महानिदेशक बोलते हैं दोस्तों क्या होता है, डीजी, डायरेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में भी अपॉइंट किया गया विकास लखेरा को। यह भी शायद कुछ ही पिछले महीने की बात है, अगस्त 2024 की ही बात है। एक मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है दोस्तों, मिलिट्री में तो कौन आता है, हमारी मिलिट्री में कौन आता है, तो देखो मिलिट्री में कौन आ गया आपका, मिलिट्री में आपकी एयरफोर्स आ गई, ठीक है, एयरफोर्स आ गई, आपकी नेवी आ गई,
आपकी आर्मी आ गई, क्लियर है ना, आर्मी आ गई, तो एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया। एक्चुअल में ये सब मिलिट्री में आते हैं। और याद रखना ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन में आता है, ये सारा का सारा मामला है भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बोलो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। जबकि हमारे कुछ और भी केंद्र सरकार की फोर्स होती है, जैसे अगर आपने नाम सुना हो दोस्तों बीएसएफ, अगर आपने नाम सुना हो सीआईएसएफ, अगर आपने नाम सुना हो सीआरपीएफ, अगर आपने नाम सुना हो तो एसएसबी, अभी जो अभी अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं असम राइफल्स, और भी कई सारी, ठीक है, और भी कई सारी, ये सब के सब, जैसे आईटीबीपी वगैरह और भी कई सारी है इस तरह की, ये सब के सब दोस्तों फोर्स है ना, इन सबको अपन बोलते हैं पैरा मिलिट्री। ये मिलिट्री नहीं, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं पैरा मिलिट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको बोलते हैं पैरा मिलिट्री। और ये भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन आता है दोस्तों, ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर में सारी की सारी आती है। अब सुनना, याद रखना, इसमें एक बहुत खास बात बताना चाह रहा हूं, सिर्फ एक असम राइफल्स को छोड़ दो, सिर्फ असम राइफल्स को छोड़ दो, बाकी जितनी भी है बीएसएफ है, सीएसएफ है, सीआरपीएफ है और आईटीबीपी है दोस्तों, इन सब का हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, इन सब का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। कहां मिलेगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है। लेकिन असम राइफल एकमात्र ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है, भारत की एकमात्र ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में नहीं है। इसका हेडक्वार्टर कहां दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग में, उधर की तरफ, उसी इलाके में। कहां पर है दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर शिलोंग। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की, तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों शिलोंग मेघालय के अंदर। एक तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा भारत की जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्स है सबका सब कंट्रोल वगैरह, कौन क्या बनेगा क्या नहीं है, सब कुछ कौन देखता है, गृह मंत्रालय। लेकिन एक खास बात बताऊंगा असम राइफल्स की, असम राइफल्स में थोड़ी बहुत बीच में माथापच्ची रक्षा मंत्रालय की भी। कैसे, देखो याद रखना अगर बोला जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होता है, प्रशासनिक नियंत्रण असम राइफल पर किसका होता है, गृह मंत्रालय का ही होता है। लेकिन फील्ड में काम कैसे करेंगे ये फिर ये नहीं देखती, ये फिर देखती है कौन, रक्षा मंत्रालय। आपको कैसे पता चलता है, उस बात का आपको आइडिया ऐसे लगेगा कि असम राइफल्स का जो हेड बना है ना अभी जो असम राइफल्स के हेड बने विकास लेखेरा या कोई भी बंदा बनता है, वो बंदा आर्मी का होता है, हमेशा याद रखना। यस, आर्मी के होते हैं। बाकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स मैंने बोला ना, एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ वगैरह, ये सब कौन होते हैं, ये आईपीएस अधिकारी होते हैं। आईएएस आईपीएस वगैरह नहीं बनते हैं, वही दोस्तों प्रमोट होकर किसी को बीएसएफ का डीजी या डीआईजी या आईजी ऐसे बना दिया जाता है, किसी को सीआरपीएफ का, किसी को सीएसएफ का। लेकिन जब भी असम राइफल्स का उच्च अधिकारी डीजी वगैरह बनाने की बात आती है, तब आईपीएस बंदों को नहीं लेते हैं, पुलिस वाले बंदों को नहीं लेते हैं, तब किसको लेते हैं दोस्तों, तब लेते हैं आर्मी के बंदों को। तो ये विकास लखेरा वास्तव में क्या आपको पता है क्या, ये दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल है। क्या दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट जनरल, इनका पूरा नाम अगर आप गूगल करके देखोगे तो लेफ्टिनेंट जनरल है ना, लेफ्टिनेंट जनरल इनका नाम है विकास लखेरा। तो ये बंदे आर्मी के होते हैं। ये मैंने बस जनरल नॉलेज की बता दी। तो है तो असम राइफल एक पैरामिलिट्री फोर्स, लेकिन इसमें से कुछ थोड़ा सा अलग है। एक तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, शिलोंग मेघालय के अंदर है। दूसरा, इसमें फील्ड में कौन ऑफिसर होंगे कौन नहीं होंगे, फील्ड का काम दोस्तों रक्षा मंत्रालय बोले तो कौन देखती है, आर्मी देखती है इनमें। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगला देखो, अगला क्या है, अविनाश साबले है ना, ये मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में एक रेस होती है जिसमें आपने देखा होगा यहां से यहां पहुंचने के बीच में हर्डल्स होते हैं, कई बाधाएं होती है। इनको कूद कर, जैसे बंदा भाग रहा है, भागता भागता होता है, इसको कूद के पार करेगा, भागता भागता इसको कूद के पार करेगा, भागता भागता इसको कूद के पार करेगा, फिर यहां पहुंचेगा। तो वैसे एक रेस होती है जिसको हर्डल रेस भी बोलते हैं या फिर इसको स्टेपल चेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टेपल चेस भी बोलते हैं। तो ये एक टाइप की रेस होती है। तो उसी से एक व्यक्ति जिनका नाम है अविनाश साबले, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ये भी कुछ महीने पहले, वैसे बता देता हूँ, ये जनरली 3000 मीटर की रेस में दौड़ते हैं। कितने मीटर की, 3000 मीटर की रेस होती है। इसमें कई बार ऐसे बीच में हर्डल से बने होते हैं। तो ये 3000 मीटर की रेस में दौड़ते हैं और अभी ओलंपिक में क्वालिफाई इन्होंने बिल्कुल किया था। हालांकि इस ओलंपिक में मेडल नहीं जीता, लेकिन इन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। और उस टाइम वो कौन से रैंक पर रहे थे, जब क्वालिफिकेशन के लिए रेस हो रही थी तो 5वें नंबर पर रहे थे। तो वो रेस कितने मीटर की थी दोस्तों, 3000। तो कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना, अविनाश साबले जो दौड़ते हैं स्टेपल चेज रेस में, वो जनरली कितने मीटर की रेस दौड़ते हैं दोस्तों, 3000 मीटर की रेस में दौड़ते हैं। तो ये अपना कुछ हो गया। अब एक मैं वो डाक टिकट वाला आपको बता